नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग साथियों। आप मेरे पीछे एक वृक्ष को देख पा रहे हैं और निश्चित तौर पे आप इस वृक्ष को पहचान चुके होंगे। जो साथी नहीं पहचान पाए हैं अभी तक, इसको पहचानने का प्रयास करें। बिल्कुल, यह राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी 1983 में जिसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। साथियों, ये मूल रूप से एक मरुस्थलीय पौधा है जो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ सहारा मरुस्थल और अरब मरुस्थल में भी यह पाया जाता है। अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात जहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में इस वृक्ष को गफ कहा जाता है। भारत में भी यह पौधा कई राज्यों में पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में, विशेषकर पश्चिमी रेतीले मैदान में यह वृक्ष पाया जाता है। और राजस्थान में और भारत में इस वृक्ष का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व रहा है। वर्तमान में इसका आर्थिक महत्व भी है। तो हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से इस वृक्ष से जुड़ी हुई प्रमुख जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम शेयर करना चाहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। और जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको विभिन्न एग्ज़ाम में सवाल मिलने वाले हैं। क्या क्या सवाल मिलने वाले हैं, वीडियो के अंत में आप उसको पहचान पाएंगे। तो साथियों, बात करते हैं हम खेजड़ी वृक्ष की। तो भारत के विभिन्न राज्यों में यह खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है और इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जैसे हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस वृक्ष को छोंकरा के नाम से जाना जाता है। छोंकरा। अब पंजाबी भाषा में इसको झंड कहा जाता है। पंजाबी में इसे झंड कहा जाता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें सिंधी की, तो सिंधी में इसे कांडी कहा जाता है। कांडी जो इस वृक्ष का व्यापारिक नाम भी है। साथ ही अगर हम बात करें तमिल भाषा की, तो तमिल भाषा में इसे वणी कहा जाता है। वणी इसे कहा जाता है। और गुजराती में इसको सुमरी के नाम से जाना जाता है। अब ये तो बात की हमने भारत के विभिन्न राज्यों में इसके नामों की। अब हम यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में इसका आर्थिक महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्या उसका महत्व है। राजस्थान में इसको झांटी कहा जाता है। राजस्थान में इसको रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का इसको कल्पतरु कहते हैं। इसको थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है और इसे शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो खूब सारे नाम हो गए इसके, खूब सारे उपनाम इसके हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। मैंने अभी बात कही थी आपसे कि 1983 में इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अब ये जो खेजड़ी वृक्ष है, इस खेजड़ी वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम है, यह वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया। आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि आप इससे जुड़ी हुई या खेजड़ी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें मैं जो बता रहा हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट्स फॉर्मेट में भी तैयार ज़रूर कर लें। साथियों, इस खेजड़ी का जो वर्णन है, यह वर्णन हमें पौराणिक काल में भी मिलता है। प्राचीन काल से ही इस खेजड़ी का काफ़ी महत्व रहा है। यदि हम देखो रामायण काल की बात करते हैं, तो रामायण काल में जब भगवान श्री राम लंका विजय पर या लंका विजय के लिए जा रहे थे, तो लंका पर चढ़ाई से पहले ऐसा जो वर्णन आता है कि उन्होंने खेजड़ी वृक्ष की पूजा की थी। अब इसी परंपरा को आगे निभाते हुए वर्तमान में जब रावण दहन किया जाता है, तो रावण दहन के समय भी खेजड़ी के वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। और जब रावण दहन से लोग लौटते हैं, तो लौटते समय वो खेजड़ी के पत्तों को लूटते हुए चलते हैं। और ऐसा जो है, ये
माना जाता है कि खिजड़ी के पत्ते लूट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोने की लंका से जब वापस लौट रहे थे तो ये खिजड़ी के पत्ते उस सोने का प्रतीक माना जाता है। खिजड़ी के पत्तों को सोने के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो ये भी एक परंपरा है कि रावण दहन के पश्चात लोग लौटते समय खिजड़ी के पत्तों को लूटते हुए चलते हैं। अब पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं होलिका दहन के समय खिजड़ी को होलिका का प्रतीक माना जाता है और खिजड़ी को जलाया जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान में कई शादी उत्सव जब होते हैं तो शादी उत्सव में जहाँ पर तोरण बनाया जाता है, जहाँ तोरण होता है, तोरण के पास इस खिजड़ी वृक्ष का एक प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थापित किया जाता है और उसकी भी पूजा की जाती है। तो कई मायनों में यह खिजड़ी वृक्ष जो है वो महत्वपूर्ण है। अब खिजड़ी वृक्ष की यदि हम कुछ विशेषताओं की बात करते हैं तो खिजड़ी वृक्ष की जो पत्ती से लेकर जड़ तक यह विभिन्न उपयोग में आता है। हम अगर इसकी लकड़ियों की बात करते हैं तो इस लकड़ियों का उपयोग यज्ञ की जो समिधा होती है तो पवित्रता के लिए यज्ञ की समिधा में भी खिजड़ी वृक्ष के जो लकड़ियां हैं उसका उपयोग किया जाता है। वसंत ऋतु में जो विशेषकर पूजाएं की जाती है तो वसंत ऋतु की पूजा में विशेषकर खिजड़ी वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग समिधा के लिए किया जाता है। और शनि देव को प्रसन्न रखने के लिए भी शनिवार को जो विशेष समिधा उपयोग में ली जाती है वो भी खिजड़ी वृक्ष की लकड़ियों से बनी होती है, या खिजड़ी के वृक्ष की लकड़ियों की समिधा को शनिवार की पूजा में विशेषकर इसका प्रयोग किया जाता है। अब यह खिजड़ी जो है यह विभिन्न औषधीय गुण वाली जो है वो होती है। पश्चिमी राजस्थान में ज्येष्ठ माह के अंतर्गत जो है काफ़ी गर्मी रहती है और ऐसी गर्मी में भी यह जो खिजड़ी वृक्ष है यह खिजड़ी वृक्ष काफ़ी हरा भरा रहता है। अब हरा भरा रहता है और ज्येष्ठ माह की जो गर्मी है उस गर्मी से बचने के लिए जो स्थानीय निवासी है और जो पशु है वो छाया के रूप में खिजड़ी वृक्ष की छाया का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी टेम्परेचर जो तापमान है पश्चिमी राजस्थान में ज्येष्ठ माह में काफ़ी अधिक हो जाता है और किसी वृक्ष की छाया इतनी नहीं रहती है, तब खिजड़ी जो है वो इन प्राणियों को जो है छाया भी प्रदान करती है। अब खिजड़ी के जो विभिन्न भाग हैं वो भाग भी जो है मनुष्य के पशुओं के काम आता है। हम अगर इसकी पत्तियों की बात करते हैं तो इसकी पत्तियां जो है वो चारे के रूप में काम आती है और इस चारे को खिजड़ी का जो चारा होता है उस चारे को लूंग या लूम कहा जाता है। खिजड़ी का जो चारा है उसको लूंग या लूम कहा जाता है। इसके जो फूल आते हैं उन फूलों को मिंजर कहा जाता है। खिजड़ी के जो फूल है उन फूलों को मिंजर कहा जाता है। और राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख साहित्यकार है, आपने नाम सुना होगा, कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध जो है कविता है मिंजर। उस मिंजर में उन्होंने खिजड़ी के गुण और इसके जो महत्व है उसको काफ़ी विस्तार से और उसका सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। तो कन्हैयालाल सेठिया की जो मिंजर है वह मिंजर खिजड़ी वृक्ष पर आधारित है और मिंजर जो है वो खिजड़ी के फूलों को कहा जाता है। अब जो इसकी फलियां आती है तो खिजड़ी की जो फली है उस फली को सांगरी कहते हैं। आपने पश्चिमी राजस्थान में एक प्रसिद्ध सब्जी सुना होगा पंचकुटा। तो पंचकुटा जो है वह 5 विभिन्न अलग अलग तरह की जो फल हैं उनसे मिलके बना होता है। तो पंचकुटे के अंतर्गत एक सांगरी होती है, उसके अलावा उसमें गुंदा जो पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर पाया जाता है। गुंदे के अलावा कुमट यानी बबूल की जो फली होती है उसके बीज जिसको कुमट कहते हैं, तो कुमट, उसके अलावा इसमें काचर
जो ककड़ी होती है, खट्टी ककड़ी, उसका छोटा रूप काचर, तो काचर भी इसमें डाला जाता है। साथ ही साथ केर, तो केर जो वो भी मरुस्थलीय पौधा है, उसके जो फल हैं उन फलों को इस पंचकुटे में शामिल किया जाता है। तो पंचकुटा जिसमें सांगरी, केर, कुमट, काचर और गुंदा, इन 5 चीज़ों से मिलकर एक स्वादिष्ट जो सब्ज़ी है पंचकुटा वो तैयार की जाती है। तो खिचड़ी की जो फलियां हैं उन फलियों को सांगरी कहते हैं, और जब ये फल पक जाते हैं तो पके हुई जो फलियां होती है उनको खोखा कहते हैं। खोखा, जिसको हम मारवाड़ का मेवा भी या कह सकते हैं, मारवाड़ी मेवा इसको कहा जाता है। और ये जो लूम होता है, चारा होता है, यह चारा काफ़ी उच्च प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस युक्त होता है। जो यहाँ पर पाए जाने वाली जो भेड़ें हैं, यहाँ पाए जाने वाले ऊँट है और जो बकरियाँ हैं, उनके लिए काफ़ी पौष्टिक यह भोजन रहता है। जैसे आपको पता होगा, यहाँ पर जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल के जो भेड़ें हैं उन भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, क्योंकि वो जो है वो ऐसी ही वस्तुओं का सेवन करती है जो वस्तुएं काफ़ी उच्च गुणवत्ता वाली होती है। तो इसकी जो लूम है, जो चारा है, वो काफ़ी उच्च प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस युक्त होता है, काफ़ी जो है पौष्टिक यह रहता है। अब इसकी जो तना है, जो इसकी लकड़ी है, वो लकड़ी काफ़ी मज़बूत होती है, और मज़बूत होने के कारण जो स्थानीय निवासी है, जो किसान लोग होते हैं, वो फर्नीचर बनाने में और अपने ईंधन के रूप में इस खेजड़ी के लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो इसकी जड़ें हैं, वो जड़ें काफ़ी गहराई तक होती है, काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो भूमिगत जल स्तर है वह जल स्तर काफ़ी गहराई में पाया जाता है। तो ये जो जड़ें हैं वो जड़ें काफ़ी लंबी होती है, और लंबी होने के कारण कई बार इन जड़ों का जो उपयोग है वो हल बनाने में भी किया जाता है। इनकी जड़ों का प्रयोग हल बनाने में, यानी जो खेजड़ी का प्रत्येक जो भाग है वह भाग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य और पशुओं के काम आता है। तो काफ़ी महत्व इस खेजड़ी वृक्ष का है। साथियों, आपने एक प्रसिद्ध अकाल का नाम सुना होगा, छपनिया अकाल। कई बार अपने एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। छपनिया अकाल जो है, जो विक्रमी संवत 1956 या हम ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन 1899, तो एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल के नाम से उसको हम जानते हैं। और ऐसा सुनने में आता है, ऐसा लोग कहते हैं कि उस अकाल के दौरान जो लोग हैं जिनको खाने की वस्तुएं नहीं मिल पा रही थी, तो खाने के लिए वो इस खेजड़ी के वृक्ष के तने पर जो छाल होती है, उस छाल को खाकर भी लोग जिंदा रहे थे। तो सोचें किस स्थिति में वो रहे होंगे, और उस स्थिति में इस खेजड़ी का कितना महत्व जो है वो मनुष्य के लिए बढ़ गया होगा। तो काफ़ी जो है महत्व इस खेजड़ी का उस समय भी रहा है, वर्तमान में भी यह खेजड़ी जो है वो वर्तमान मनुष्य पशुओं के काम आ रही है। आप देख पा रहे हैं खेजड़ी का जो वृक्ष है लगातार मेरे पीछे। अब इस पेड़ के नीचे यदि आप अनाज की पैदावार करते हैं, तो यह जो है इसकी छांव में जो पलने वाला अनाज है वो अनाज भी अधिक पैदावार करता है। कहते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं उस जड़ों में जो है नाइट्रेट पाया जाता है, और नाइट्रोजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसकी जड़ों के आसपास या इसके जो छांव है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में अनाज की पैदावार मिल सकती है। काफ़ी महत्व है। अब एक और महत्वपूर्ण जिक्र मुझे याद आ रहा है। जोधपुर ज़िले में ही हूँ मैं, तो जोधपुर ज़िले में ही खेजड़ी के ऊपर एक महत्वपूर्ण शहादत, जो बलिदान हम कह सकते हैं, जिसे आप खेजड़ली आंदोलन के नाम से जानते हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक प्रमुख संप्रदाय विश्नोई संप्रदाय, नाम सुना होगा आपने,
राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आप इसके बारे में पढ़ते होंगे। तो जो जाम्बेश्वर गुरु हैं, गुरु जाम्बेश्वर या जाम्बोजी, तो जाम्बोजी ने जो है इस विष्णुई संप्रदाय की जो है नींव रखी थी। आपको मैं बता दूं कि कार्तिक कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1542 कार्तिक कृष्ण अष्टमी को जाम्बोजी ने इस विष्णुई संप्रदाय की जो है वो नींव रखी थी। और उन्होंने जो है 20 + 9 यानी 29 नियम उन्होंने इस संप्रदाय के लिए बनाए थे। जो लोग इन 20 + 9 यानी 29 नियमों को मानने वाले थे वो इस संप्रदाय के जो है वो अनुयायी कहलाए थे। और जाम्बोजी महाराज ने जो अपनी शब्द वाणी थी, इनके जो प्रसिद्ध जिसे हम रचना कह सकते हैं शब्द वाणी, उस शब्द वाणी में इन्होंने वृक्षों की कटाई जो है वृक्षों की रक्षा के लिए उपदेश दिया था। वृक्षों की रक्षा करने का उपदेश इन्होंने दिया था। अब जो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जो अनुयायी हैं, वो अनुयायी विशेषकर वन्य जीवों और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान तक करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी ही एक घटना हम खेजड़ी घटना के नाम से जिसे जानते हैं हुआ कुछ ऐसा था। जोधपुर जो मारवाड़ रियासत है वहाँ के महाराजा थे अभय सिंह। और महाराजा अभय सिंह जब फूल महल का निर्माण करवा रहे थे तो वहाँ जो चूना था उस चूने को पकाने के लिए उनको ईंधन की आवश्यकता थी और ईंधन के लिए उनको लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो अब उन्होंने अपने जो एक सेनापति हम कह सकते हैं, सेनापति थे, नाम जिनका था गिरधारी दास भंडारी, उन्होंने गिरधारी दास भंडारी को उस ईंधन के लिए लकड़ियाँ लाने का आदेश दिया था। अब वो गिरधारी दास भंडारी जो हैं उन्होंने जब पता किया तो जोधपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर जो खेजड़ी गांव है उन्हें मालूम चला कि वहां पर उस गांव के आसपास खेजड़ी वृक्ष की काफ़ी अधिकता है और उस खेजड़ी वृक्ष का जो है ईंधन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब गिरधारी दास भंडारी जब अपने कुछ साथियों के साथ खेजड़ी गांव में जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनकी जो मुलाकात वहां होती है वो अमृता देवी विष्णुई से होती है। वो उसी के घर के पास की जो है लकड़ियाँ काटने की परमिशन मांगते हैं। तब अमृता देवी जो विष्णुई है वो कहते हैं कि ये जो वृक्ष हैं, जो खेजड़ी के वृक्ष हैं, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, मैंने इनको राखी बांधी है, अतः ये वृक्ष जो है वो मेरे भाई के समान है, मैं इन्हें नहीं काटने दूंगी। अब जब पहली बार इस घटना का जिक्र हुआ, अब इस तरह की जब बातचीत हुई, तब गिरधारी दास भंडारी बिना वृक्षों को काटे वहाँ से निकल गए। अब कुछ दिन बाद आसपास के गांवों में इस तरह की जो है खबरें लगातार पहुंचने लगी कि जोधपुर रियासत जो मारवाड़ रियासत है वहाँ से कुछ लोग जो हैं खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए हमारे खेजड़ी गांव में आए हैं। तो अब धीरे धीरे यह समाचार काफ़ी दूर तक पहुंचने लगा और लोग जो हैं वो इस बात से सतर्क रहने लगे कि कहीं यह खेजड़ी वृक्ष काट न लाए। अब जो गिरधारी दास भंडारी थे एक बार जब लौट गए तब 21 सितंबर 1730 को वो अपने भारी भरकम लवाज में, जिसे हम कह सकते हैं लाव लश्कर के साथ एक बार पुनः उस गांव में आए थे। सुबह सुबह का वक्त था, वो बड़ी मात्रा में अपने साथ जो है लाव लश्कर लेकर आए थे और अब उन्होंने वृक्षों की कटाई करना प्रारंभ किया ही था कि यह खबर फिर से पहुंच गई कि यहाँ पर अब वृक्षों की कटाई होने लगी है। तो साथियों, अमृता देवी विष्णुई के नेतृत्व में वहाँ के जो लोग हैं वो सभी लोग उन खेजड़ी के वृक्षों से चिपक गए थे और उन्होंने कहा कि अब आप जो है, आपको यदि इन वृक्षों को काटना है तो पहले हमें इनको काटना होगा। और एक जो उनकी एक कहावत भी मुझे याद आती है जो कहते थे कि सर साठे रूख रहे तो भी सस्ता जान, सर साठे रूख रहे तब भी सस्ता जान। इसका मतलब ये हुआ
कि यदि मेरी सर की कटाई होने के बाद भी यदि यह वृक्ष सुरक्षित रहता है तब भी यह सौदा इतना महंगा नहीं होगा। तो सोचें, वृक्षों की रक्षा के लिए वो अपना सर्वोच्च बलिदान तक देने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। तो बात जो मैं कह रहा था कि जब वृक्षों की कटाई शुरू हुई तो शुरू होने के साथ ही वो सभी जो लोग हैं वो उन खेजड़ी वृक्षों से चिपक गए। अब वहाँ जो लाव लश्कर था उन्होंने वृक्षों के साथ साथ उन जो पर्यावरण प्रेमी जो लोग थे उनको भी काटना शुरू कर दिया। अब लगातार लोग जो हैं वो वृक्षों के साथ अपना बलिदान देते जा रहे थे। उसमें काफ़ी महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे। तो जब यह आंकड़ा 363 तक पहुंच गया, अब ये सूचना भी जोधपुर महाराजा तक पहुंची और जब महाराजा को मालूम चला कि इस तरह की जो बलिदान वहाँ हो रहा है वृक्ष को बचाने के लिए, तो उन्होंने तुरंत इस कार्रवाई को रुकवाया। और जब इस कार्रवाई को रुकवाया गया तब तक विष्णुई धर्म के, विष्णुई संप्रदाय के 363 लोग अपने वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तो विश्व में हमको ऐसा उदाहरण खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसा उदाहरण हमको कहीं नहीं मिलेगा। तो जो खेजड़ी गांव है, इस खेजड़ी गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी ये जो घटना हुई थी, यह घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत जो था 1787, विक्रम संवत 1787 भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो उस दिन यह महत्वपूर्ण घटना हुई थी। और आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को उस खेजड़ी गांव में एक प्रसिद्ध मेला भरता है जिसको हम वृक्ष मेले के नाम से जानते हैं। और यह विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है जो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी मौका मिले तो आप उस मेले का हिस्सा बने। जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए ऐसा एक मेला यहाँ जोधपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर उसी खेजड़ी गांव में मिलता है, जहाँ पर अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में लोगों ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। पुरुषों में सबसे पहले अणदोजी नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने वहाँ शहादत दी थी। और राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में भी एक पुरस्कार, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में जो खेजड़ी वृक्ष है, इस खेजड़ी वृक्ष की जो है वो लगातार कमी आ रही है। प्राकृतिक रूप से ये खेजड़ी जो है वो नष्ट हो रही है। उसका जो बड़ा कारण है वो दीमक है। तो दीमक के कारण ये जो खेजड़ी वृक्ष है लगातार यहाँ पर कम होता जा रहा है। इसके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे हम बात करें जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है बीकानेर में, तो उसके द्वारा 2007 में मरु शोभा के नाम से खेजड़ी की एक उन्नत किस्म विकसित की गई थी। और यह जो किस्म है, इसके जो वृक्ष हैं वो बहुत जल्दी विकसित हो जाते हैं और विकट परिस्थितियों में भी यह वृक्ष सर्वाइव कर जाता है। जैसे 48-49 डिग्री टेम्परेचर तक, यदि गर्मियों में 48 या 49 डिग्री तक तापमान हो जाता है तब भी यह वृक्ष सर्वाइव करेगा। और सर्दियों में यदि -3 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो जाता है तब तक यह वृक्ष जो है वो सर्वाइव करता है। तो मरु शोभा के नाम से जो खेजड़ी की एक उन्नत किस्म है वो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के द्वारा 2007 में विकसित की गई थी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी जो मेरे पास खेजड़ी के बारे में थी, मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक जानकारी को आपके साथ शेयर करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो ये वीडियो है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा राजस्थान के राज्य वृक्ष के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें अधिक से अधिक मित्रों तक। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ हम फिर कभी और मिलेंगे। जब भी मौका मिलेगा तो इस तरह के वीडियो आपके साथ और शेयर किए जाएंगे। बाकी राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी की जो रेगुलर क्लास हमारी चल रही है
वह क्लास आप देख रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अपनी तैयारी में जो है काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। तो आज की इस विशेष क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।